Namaste, dosto. Welcome back. After a long time, we are meeting, and this time it is to talk about a very topic that is very close to my heart, और वो है कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत की बीमारी. अभी बड़ी आंत की बीमारी हम इसके लिए क्यों इतना बात कर रहे हैं? रिमेंबर पीकू. पीकू में कैसा? इट इज ऑल अबाउट द मोशंस. मोशन में ही सब इमोशंस होते हैं, और इसीलिए बड़ी आंत की हर बीमारी को हम सब लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. जोक्स अपार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर आज एक बड़ा प्रॉब्लम होते जा रहा है. और ये क्यों होते जा रहा है? क्योंकि इसकी इंसिडेंस जो है, इसकी तादाद जो है बहुत बढ़ रही है. और कितनी बढ़ रही है? Imagine in 2004 the incidence was hardly about 2 per 1 lakh population. Today it has increased to 7 per 1 lakh. अभी 7 per 1 lakh हमको लगता है कि बहुत छोटा फिगर है, बट रिमेंबर टू थिंग्स. रिमेंबर द मल्टीप्लीकेशन वैल्यू. 20 साल में इसका ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ गया है. सो इट इज अ लार्ज इंक्रीज. और दूसरी चीज, अगर रिमेंबर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ी थी, तो इतने इतने टाइम अगर वो बढ़ता है तो उसके कॉन्सिक्वेंशियल जो चीजें होती है वो कितनी बढ़ गई है. दूसरा चीज हमें याद रखना चाहिए, वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ पीपल. सो अगर 7 in 1 lakh होता है तो इट ट्रांसलेट्स रफली इनटू अराउंड अबाउट 90,000 to 1 lakh cases per year. And this is a phenomenal increase in a cancer where which the country used to hardly see. मेरे प्रैक्टिस में गए 25 साल में मैं देख रहा हूं कि इसका इंसिडेंस काफी बढ़ गया है. क्या क्या वजह हो सकती है इसकी? सो मैनीफोल्ड वजह है, बट सबसे एक चीज मुझे स्ट्राइक करती है जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं. सी, यू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, राइट? हिस्ट्री इसीलिए होती है ताकि हम लोग अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके. एवरीथिंग that is there in history is predicted. You get to see the same patterns in the future. So how do we see that? So we see that in Japan and Korea. जापान में इसका इंसिडेंस रफली अराउंड 1945 था, अराउंड 28 to 30 पर 1 लाख. और 1970 तक इसका इंसिडेंस एकदम जंप हो गया 70 to 80, यानी ऑलमोस्ट टू फोल्ड इंक्रीज, डबल हो गया ये. दूसरा चीज कोरिया का है. सिमिलरली कोरिया हैड समथिंग अराउंड दैट टिल द 1970s. Korea had an incidence of roughly around the same 30 per 1 lakh, and then suddenly in the 90s this jumped up again to 50 to 60 per 1 lakh. So if you notice what really changed in these countries, क्या बदलाव आए कि जिसके वजह से इतना इंसिडेंस बढ़ गया? तो आप अगर देखोगे तो ये कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली हुआ. पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान में सब बड़े बड़े कंपनियां आ गई. सोनी आ गया, टोयोटा आ गई, बहुत सारे कंपनीज आ गए. जापान सडनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकदम से बढ़ गया. सिमिलरली इन कोरिया सब चाइबोल्स आ गए, एलजी आ गया, सैमसंग आ गया, सब कुछ उसी टाइम आ गया. और इस बदलाव के साथ आपके खान पान बदल गए, आपके रहन सहन बदल गए. सो पूरी लाइफस्टाइल बदल गई. और ये लाइफस्टाइल बदलने का दूसरा एक जो डार्क साइड है, हर चीज की एक ब्राइट साइड होती है, हर चीज की एक, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स जैसे, तो उसकी एक डार्क साइड ये है कि इसमें कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस बदल गया, बढ़ गया. और ये हमारे लिए, जब हम लोग सोच रहे हैं कि इंडिया एक फाइनेंशियल सुपर पावर बनने वाली है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने वाली है, लोगों के इनकम्स बढ़ने वाले हैं और अच्छे दिन सचमुच आने वाले हैं, तो फिर हमको ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसी सब जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ते जाएगी. वी आर ऑलरेडी द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड गॉड फॉरबिड we may soon become the cancer capital of the world as well. So that is a very, very scary thing. Now, what are the actual, let's get into some micros about what happens to the incidence of colorectal cancer. Why is this link so strong? Now this link is so strong because obviously it is the intestine, guys. It's a no brainer. So obviously the biggest thing it is connected to is what you eat. So there have been some studies which actually connect diet to colorectal cancer. But more importantly, there was a huge study in Europe called the EPIC study, which actually said that there were some risk factors concerning red meat and colorectal cancer. But the most important thing as regards diet
is not directly diet, but it is obesity and cancer. जो मोटापा होता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है, इसका कोलोरेक्टल कैंसर के साथ काफी बड़ा रिलेशन है. दूसरी चीज वो एपिक स्टडी में आई, वो है लैक ऑफ फाइबर इन योर फूड. सो अगर फाइबर कम होता है, आप ज्यादा प्रोसेस फूड्स खाते हैं, तो फिर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है. तो ये दो चीज हमें याद रखने चाहिए कि प्रोसेस फूड, लैक ऑफ फाइबर, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये कोलोरेक्टल कैंसर को बढ़ावा दे सकता है. सो कोलोरेक्टल कैंसर के अगर लोग कहते हैं कि अरे ऐसा कैसा कैंसर हो गया, हम तो स्मोकिंग नहीं करते, हम तो ये नहीं करते, लेकिन भैया आपका वजन क्या है, आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो क्या, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो क्या, तो ये सब चीजें भी मायने रखते हैं. हालांकि अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल ऐड टू दिस मेस. ये मेस को बढ़ाता ही है, ये रिस्क को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता. तो इसीलिए कोलोरेक्टल कैंसर इज वेरी वेरी क्लोजली लिंक्ड टू लाइफस्टाइल. तीसरा चीज होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स प्ले करते हैं, बट जेनेटिक फैक्टर्स रफली अकाउंट फॉर 5 to 10%, ज्यादा नहीं, 5 से 10% लोगों को जेनेटिक कॉजेस होते हैं. समझो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को कुछ कैंसर हुआ, दूसरे किसी को, हम दूसरे एक वीडियो में हम उसका स्क्रीनिंग के बारे में जब बात करेंगे तभी मैं वो थोड़ा थोड़ा विस्तार में बात करूंगा. लेकिन सब नॉर्मली इट इज सेड कि अगर किसी किसी फैमिलीज में कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस रन करते हैं, और ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से कोलोरेक्टल कैंसर रिस्क होती है. तो ये दूसरा एक वजह होता है 5 to 10% केसेस में कि कोलोरेक्टल कैंसर होने की वजह. अभी हम आते हैं कि हम कोलोरेक्टल कैंसर पहचाने कैसे, कैसे हमको समझे कि किसी व्यक्ति को कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है. तो सबसे बड़ी चीज होती है दो सिम्टम्स जो बिल्कुल आम है, बिल्कुल आम है, और लोग अपनी ही तरीके से उसको ट्रीट करते हैं. एक होता है एनीमिया, यानी पंडु रोग, जो अपना हीमोग्लोबिन कम होना, ये उसका सबसे कॉमन सिम्टम है. और दूसरा सिम्टम है कि ब्लीडिंग पीआर, यानी मोशन के रास्ते से खून जाना, संडास के रास्ते से खून जाना, तो उसका, जिसको हम नॉर्मल भाषा में पाइल्स की बीमारी कहते हैं. तो ये पाइल्स की बीमारी जो होती है, ये पाइल्स की बीमारी सिर्फ पाइल्स नहीं होती, कि कभी कभी वो कैंसर भी हो सकती है. तो ये कैसे होता है? तो सबसे पहले आते हैं एनीमिया को. याद रखिए कि कोई भी ट्यूमर जो होता है, ये एक रॉ सरफेस होता है, ये एक जख्म की तरह होता है. इसमें से, इसके ऊपर से जब भी कभी स्टूल्स जाते हैं, तो उस पे से थोड़ी 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 बूंद निकलती हैं खून की. वो शायद दिखे नहीं आपको, शायद फ्रेश ब्लीडिंग ना हो, लेकिन ये खून का लॉस जो कंटिन्यूअसली चालू है, ये जो टैप जो खुला रखा हुआ है, उससे आपका खून कम होते रहता है, और कम होते 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 हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है. लोगों को लगता है कि मुझे इतनी थकावट आ रही है, मैं थोड़ा भी काम करती हूँ तो मेरी सांस फूलती है, तो ऐसा कैसे हो रहा है. तो कभी हम ये कुछ सब्जियां खा लेते हैं, खजूर खा लेते हैं, किसी फैमिली डॉक्टर को हम पूछ लेते हैं, तो वो भी आयरन के टैबलेट्स देता है, तो कुछ ताकत की इंजेक्शंस लगाता है. तो ये सिलसिला कुछ महीनों तक चालू रहता है, और जब ही कभी फिर एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन होता है, तो समझता है कि ये बात कुछ और ही थी. तो ये बहुत एक तकलीफ होती है डायग्नोसिस में कोलोरेक्टल कैंसर की. दूसरा चीज क्या होता है? दूसरा चीज होता है पाइल्स की बीमारी. अभी पाइल्स की शिकायत जो है, ये इतनी आम है कि आपके बाजू वाली से लेके कोई जो रास्ते पे बैठने वाला जो खुद को डॉक्टर बोलता है, वो उससे लेके सब कोई इसकी इलाज बताते हैं. कोई अपने दादी माँ का इलाज बताते हैं, कोई लंदन से आया हुआ करके बताते हैं, कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी देता है. तो ये सब करते करते अनुमान लगाया गया है कि ऑलमोस्ट 4 months का लैप्स होता है. मुझे कोविड की एक स्टोरी याद है, बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है. बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड आदमी था, बट समहाउ he got into this trap. He had bleeding PR, but because of COVID he was just scared to come out of his home. तो इसने फोन पे कंसल्टेशन करते रहा, कभी उसके होम्योपैथिक डॉक्टर से, कभी किसी और डॉक्टर से,
और उसने दवाइयाँ ऐसी ही चालू रखी, कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, और उसके वजह से फाइनली आफ्टर 8-9 मंथ्स सेकेंड वेव खत्म होने के बाद जो एक्चुअली बाहर निकला तो उसका कैंसर इतना बढ़ गया था कि हमको उसको सिर्फ पैलिएशन यानी सपोर्टिव केयर पे रखना पड़ा। बहुत ज़्यादा कुछ उसकी ट्रीटमेंट हो नहीं सकती थी, बहुत पेन में होता था वो। तो ये बहुत ही ट्रेजिक है, यानी कोविड के डर से कैंसर की शिकार वो बन गया। तो ये बहुत, इसके लिए हमें याद रखना चाहिए कि हर पाइल्स सिर्फ पाइल्स की बीमारी नहीं होती। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो डेफिनेटली इसको कंसल्ट करना जरूरी है। दूसरी चीज होती है, ये दो मेन सिम्टम्स अगर छोड़े तो तीसरा सिम्टम होता है कि स्टूल्स का जो फ्रीक्वेंसी है, हर एक आदमी का अपना एक नियम होता है। वो दिन में एक बार जाता है या 2 बार जाता है। तो ये अगर बदल जाए सॉरी, ये अगर बदल जाए कि उसको लगे कि दिन में कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो, 2-2 दिन में होता नहीं है, फिर सडनली कंटिन्यूअसली दिन में 10 बार हो रहा है, ऐसा अगर हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया हो रहा है। दूसरा चीज, अगर मोशन का शेप बदल जाए, बहुत थिन मोशंस हो जाए, मोशन करते समय पेन हो, और मोशन करने के बाद भी लगे कि अरे मेरा तो पेट अभी भी भरा हुआ है, चलो वापस जाना पड़ेगा, ऐसा अगर लगे, जिसको हम टेनेस्मस कहते हैं, तो वो अगर होने लगा तो फिर हमें समझना चाहिए कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, दाल काली है। तो हमको डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये दूसरी बात हो जाती है। अभी तीसरे में क्या होता है, तीसरे में होता है कि अगर बहुत थकावट आ रही हो, जैसे मैंने पहले कहा, खाना हजम नहीं हो रहा हो, पेट फूल रहा हो, उल्टियाँ हो रही हो, तो ये सब एडवांस कैंसर की निशानियां हैं। अगर ये होता है तो वैसे भी आदमी खुद ब खुद डॉक्टर के पास चला जाता है, लेकिन तब तक अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे केसेस में देर हो चुकी होती है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हम एक सबसे अहम चीज़ पे आते हैं कि आपको अगर शक है कि ये कैंसर है, तो इसकी हम तहकीकात कैसे करें, हम ये डेफिनेटिवली जान कैसे लें कि इसमें कैंसर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अवेयरनेस। एक सही डॉक्टर, सही स्पेशलिस्ट के पास जाना, उसको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे पास जब लोग आते हैं तो बहुत बार डायग्नोसिस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। हमें सिर्फ उसको क्वेश्चंस पूछने होते हैं, और एक सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसको हम पीआर बोलते हैं, कि संडास के रास्ते की एग्जामिनेशन करना, इससे हमें मालूम हो जाता है कि ये कैंसर है। केवल एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। जो लोग कैंसर में हर रोज़ डील करते हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, कैंसर सर्जन्स हैं, उनको उनके लिए ये डायग्नोसिस बहुत मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। एक उनके दिमाग में एक अवेयरनेस रहता है, और इसीलिए उनसे सलाह करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ होती है कि एक कोलोनोस्कोपी करके एक टेस्ट होती है, जो दूरबीन का तपास होता है, जिसमें स्कोप इज इंसर्टेड इन द बैक साइड एंड द एंटायर लार्ज इंटेस्टाइन इज चेक्ड। उसको चेक किया जाता है कि वेदर देर आर एनी ट्यूमर्स इनसाइड, वेदर देर इज एनी ग्रोथ इनसाइड, और एनी अदर पैथोलॉजी। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, तो फिर दूसरा भी कोई डायग्नोसिस हो तो वो भी सामने आ जाता है, और उसकी सही ट्रीटमेंट की जा सकती है। तीसरा, अगर कैंसर आया तो उसकी बायोप्सी की जाती है, इट इज बायोप्सीड। Why is biopsy important? Biopsy is important for multiple reasons. One thing is you have to be sure that there is cancer. So tuberculosis can mimic cancer. There are other conditions that can mimic cancer. So you don't want to get caught in a major surgery just because on the basis of suspicion ki I have cancer. You need definitive proof. Okay, so the proof is very important. The proof lies in the biopsy. So it's called as the final diagnosis. The final diagnosis is always a biopsy. अगर biopsy नहीं है तो फिर इसमें कोई गारंटी नहीं है. Guarantee is a word now we use uh, very many times in our conversation now. So that is the guarantee that there is cancer or no cancer. There is only one way, that is by doing a biopsy. The next thing is, of course, biopsy is also important because nowadays there are certain tests that can be done in order to
determine the kind of treatment that needs to be given. So the treatment also changes in certain cases on the basis of some advanced tests done on the biopsy, and that is how your doctor will know whether to start you on some advanced drugs, so-called miracle drugs. That, if you remember, a year back there was a big headline in the newspaper that patients have got cured of rectal cancer without even surgery, and that drug was given only for certain cases in which the biopsy showed that this drug is beneficial to them, and hence biopsy will help in those cases as well. Now, what are the other tests done? The ones that is done, the doctor will tell you to undergo some scans. It may be a CT scan, it may be an MRI, it may be a PET scan, depending on what kind of diagnosis the doctor suspects. And once that is done, then we get on to the management of rectal cancer. But of course, that is for a different day. Keep following our podcast, and we'll keep you informed of the latest happening about this dreaded disease, cancer. Thank you. Namaskar. Have a good